हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप देख रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 के वीडियो नंबर 27वां और यूनिट नंबर 8 जो कि एसटीडी है, मींस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड यह यूनिट है। ओके, इससे पहले मैं आपको एड्स के बारे में पढ़ा चुका हूँ और लगभग 10 से 12 जो है सूची बता चुका हूँ कि कौन कौन से जो है एसटीडी रोग है, क्योंकि सूची भी पूछता है, लिस्ट भी पूछता है और कोई एक डिजीज के बारे में कंप्लीट भी पूछता है। तो एड्स पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग दो महत्वपूर्ण जो है एसटीडी रोग के बारे में ही देखेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग के बारे में ही देखेंगे, जो कि आपका MSN 2 का 8वां नंबर का यूनिट से है। वीडियो नंबर 27वां है। अगर आप इससे पहले 27 तक नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, इससे पहले 26 तक नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें। ओके, अब पहला प्रश्न है हमारा गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया होता क्या है? गोनोरिया आपको सबसे पहले अभी तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग एसटीडी डिजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बातें हैं गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ही होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गोनोरिया यह एक यौन संक्रामक रोग है। यह एक यौन से फैलने वाला रोग है जिसमें जेनिटरी ट्रैक्ट में निसरेनाई गोनोराई जीवाणु द्वारा संक्रमण हो जाता है। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, गोनेरिया जो होता है ना, तो गोनेरिया तो यह आपको मुख्य रूप से जो जेनिटल ऑर्गेन होते हैं, जननांग होते हैं, उसमें इन्फेक्शन होता है। समझ गए? अब इन्फेक्शन होगा तो रेसेज बनते हैं। समझ गए? अनलिमिटेड डिस्चार्ज होने लगता है। अगर फीमेल को अगर गोनेरिया होता है तो उसके वेजिनल डिस्चार्ज पानी निकलने लगता है। उसी प्रकार से अगर मेल का है तो उसके पेनिस से डिस्चार्ज होने लगेगा। समझ गए? तो ये गोनेरिया में होता है। गोनेरिया और ज़्यादा भयंकर होगा तो आपके यह जो श्वसन तंत्र है, रिस्पायरेटरी जो ट्रैक्ट है, उसको भी इन्फेक्ट करता है। समझ गए? उसमें भी आपको इन्फेक्शन, गला को भी प्रभावित करता है। तो गोनेरिया यही रोग होता है जिसका जीवाणु होता है निसेरियाई गोनेरियाई। समझ गए? याद रखिएगा, इस जीवाणु के कारण गोनेरिया होता है। समझ गए कि गोनेरिया होता है जेनिटरी, समझ गए ना, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट को यह जो है क्या करता है, मीन्स सीधा समझिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट को यह जो है इन्फेक्ट करता है। समझ गए? साथ में यह आपको पेनिस, अगर मेल है तो पेनिस से डिस्चार्ज आने लगता है, गड्ढा पीला तरह का। अगर फीमेल है तो वेजिनल डिस्चार्ज होने लगता है। समझ गए? और यह संक्रमण आपको करता है। समझ गए? आगे चलिए, यह फैलता कैसे है, इसका रोग कारक कौन है और यह फैलता ट्रांसमिशन कैसे होता है, कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो सूक्ष्म जीव तो अभी पढ़ लिए कि गोनेरिया जो है नाइसीरियाई गोनेरियाई के कारण होता है। यही इसका जो है आपके पैथोजन है, रोग कारक यानी सूक्ष्म जीव है। इस सूक्ष्म जीव के नाम है ये, जिसके कारण आपके गोनेरिया होता है। तो ये वर्ड मीनिंग देख लीजिए, इंग्लिश देख लीजिए, नाइसेरियाई गोनेरियाई। समझ गए? गोनेरिया से ही गोनेराई है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हो गया। यह रोग मुख्यतः संक्रमित रोगी के साथ यौन संबंध बनाने पर होता है। अब कोई भी सेक्सुअल डिजीज है और कोई अगर व्यक्ति किसी सेक्सुअल डिजीज से प्रभावित है और उसके साथ कोई अगर स्वस्थ व्यक्ति भी अगर इंटरकोर्स करेगा, रिलेशन बनाएगा, तो जो है उससे दूसरे में प्रवेश कर सकता है। समझ गए? परंतु चाइल्ड बर्थ के दौरान भी गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो सकता है। देखिए, अगर मान गए एडल्ट में होगा, बड़े आदमी में होगा, तब तो हम समझते हैं कि चलो भाई बिना सुरक्षित तरीके से यौन संबंध बनाएगा तो होगा। लेकिन ये चीज़ें बच्चे में भी होता है, जो जन्म लेता है ना बच्चा, उसमें भी हो सकता है। तो ये होता है उसके, तो उसके आँख में होता है। समझ गए? उसके आँख में होता है। समझ गए? याद रखिएगा, बच्चा जो जन्म लेता है उसको आँख में इन्फेक्शन होता है, जिसे हम लोग गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम कहते हैं। समझ रहे हैं ना? देख रहे हैं, नियोनेंट्रम है, नियोनेंटल मतलब नवजात शिशु में ये चीज़ें होता है। तो ये आँख को प्रभावित करता है नवजात शिशु में, जिसमें होता है कि आँख से डिस्चार्ज आने लगता है और आँख बंद होने लगता है, आँख नहीं खुल पाता है बच्चा का। समझ गए? तो यह बच्चा में तब होता है जब कोई माता गोनेरिया से पीड़ित होता है। ओके, चलिए, अब इसका पैथोजन ट्रांसमिशन जो होता है, यह रोग मुख्यतः 19 से 25 वर्ष की आयु में अधिक होता है। इसके प्रसार को बढ़ावा देने वाले कारक है। माय डियर, गोनेरिया जो डिजीज होता है मुख्य रूप से एडल्ट में होता है। 18 से 30 कहिए, 25 कहिए, यही जो है इसी एज में ज़्यादातर ये होता है। समझ गए? क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी एज में जो है अपना रिलेशन अनप्रोटेक्टेड तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं और इसी एज में ज़्यादा होता है। समझ गए? अब है यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ है जिसके कारण यह व्यक्तियों में फैल सकता है। समझ गए? इसके प्रसार ट्रांसमिशन को बढ़ावा देता है। जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब असुरक्षित तरीके से अगर यौन संबंध बनाएगा
तो जो है यह होगा, समझ गए, चाहे किसी के बीच हो। एक से अधिक यौन संबंध, अगर मान गए किसी का शादी हो गया है, पति पत्नी है, लेकिन पति गड़बड़ है या पत्नी गड़बड़ है और वह अपना दूसरा भी अपना जुगाड़ बैठा लिया है, तो मल्टीपल अगर पार्टनर के साथ वो अगर सेक्स कर रहा है तो इससे भी फैलता है, क्योंकि यह असुरक्षित हो जाता है। कौन कैसा है आप तो जान नहीं रहे ना। उसके बाद है प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। यह वेश्यावृत्ति में भी होता है, क्योंकि यहाँ तो समझिए एक काम का खजाना ही होता है, तो फिर तो यहाँ भी होता है ये सब। तो ये सब चीज़ें इस तरीके से जो है यह बढ़ावा देता है गोनेरिया होने का, समझ गए। चलिए, अब इसका उद्भवन अवधि की बात किया जाए तो यह 3 से 6 दिन में दिख जाता है, समझ गए। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन में दिख जाता है। अब देखिए, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो फिलअप में पूछ देगा तो 3 से 6 दिन लिख दीजिएगा, लेकिन अगर मान गए ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन में देखिएगा कि 3 से 6 के नज़दीक कौन है। अगर मान गया 2 से 5 दिन दिया रहेगा तो इसके नज़दीक ही है ना, तो यही हम सही करेंगे। ऑप्शन में ए नहीं है लेकिन ए है, तो हम इसको सही करेंगे। अगर मान गया 4 से 8 दिन दिया है तो इसके भी लगभग नज़दीक हो जाएगा, तो हम यही मारेंगे। तो ये सब अपने ऊपर है, ओके। और अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया सबका इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है। अभी तक आप क्या जाने कि गोनेरिया होता क्या है, किसको प्रभावित करता है, या किस एज के ग्रुप में ज़्यादा होता है। बच्चों में जो है गोनोकोकल नियोनेंट्रम होता है, तो ये अभी आपको पता चल गया, जो जन्म के समय होता है, समझ गए। और यह किस किस कारणों से होता है वो भी बता दिए, समझ गए। उद्भवन अवधि भी बता दिए कि 3 से 6 दिन। अब हम इसके लक्षण को देखेंगे, समझ गए। तो गोनेरिया में निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। चलिए इसके लक्षण को आज हम लोग क्लियर करते हैं कि गोनेरिया में क्या क्या हो सकता है। किसी भी बीमारी का कारण लक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप कारण और लक्षण को नहीं समझ पाएंगे तब तक जो है आप उसके उपचार को, प्रबंध को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, चाहे आप डॉक्टर ही क्यों ना हो। तो एक डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं, वह बीमारी के कारण जानते हैं, लक्षण जानते हैं, कितने दिन से है इस चीज़ को जानते हैं, समझ गए ना। चलिए, तो उसी प्रकार से हम भी यहाँ पे लक्षण देखते हैं। पेशाब करते समय दर्द होता है, जिसको अगर मान गए फीमेल हो या मेल हो, चूँकि यह जीनेटियल ऑर्गेन का ही डिजीज है, तो अगर वो पेशाब करेगा तो उसमें दर्द होगा, डायसूरिया होगा। मूत्र मार्ग से मवाद जैसा स्राव आएगा। अब जो यूरेथ्रल है मूत्र मार्ग, वहाँ से मैंने पहले ही बताया कि मेल है तो पेनिस से, फीमेल है तो वैजिना से डिस्चार्ज आता है एकदम मवाद के जैसे, समझ गए, पीला पीला। जननांग पर ललीमा व सूजन होना। अब जो जननांग होता है, जो जेनिटल है, उस पर क्या होगा, ललीमा होगा, लाल लाल धब्बा होगा और सूजन होगा, समझ गए, सूजन भी हो जाएगा, स्वेलिंग। उसके बाद है बार बार पेशाब जाने की इच्छा। और जब ऐसा अगर इन्फेक्शन होता है मेल या फीमेल को, तो फिर बार बार जो है उससे क्या है, मूत्र त्यागना के लिए इच्छा होता है, मूत्र त्यागना पड़ता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो है लक्षण में दिखते हैं। तो ये सब लक्षण अगर किसी मेल फीमेल में दिखे तो उसे जो है ज़रूर चेक कराना चाहिए VDR का, समझ गए। जननांगों पर इचिंग होगा, खुजली होगा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। पेल्विक क्षेत्र में तेज दर्द होगा। जो पेल्विक रीजन होता है जहाँ पे जीनेटियल ऑर्गन शिफ्ट होता है कमर के नीचे, समझ गए, पेल्विक रीजन में दर्द होगा। फीवर भी आता है इसमें हल्का। हाथ पैरों पर चकत्ते बनने लगते हैं, समझ गए। जोड़ों में दर्द, अर्थलेजिया, हड्डी सब में भी दर्द होता है, क्योंकि जो मवाद जैसा जो निकलता है ना, वो तो शरीर से एनर्जी ही निकलता है, तो जब दर्द होता है। उल्टी होना, वोमिटिंग भी इसमें होता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इसके लक्षण को बता दिया। जो जो लक्षण एक हो सकता है वो सारे चीज़ को आप यहाँ पे देख लिए, समझ गए। आगे चलिए, अब इसके लिए डायग्नोसिस टेस्ट कौन कौन सा संभव है, तो चलिए हम दिखाते हैं। टेस्ट है शारीरिक परीक्षण, टेस्ट है कोई भी बीमारी हो, फिजिकल एग्जामिनेशन संभव है। लक्षणों का भी जांच संभव है, कोई भी बीमारी हो। इतिविरिति लेना मतलब इतिहास लेना, यह भी संभव है। तो मैं बार बार बताता हूँ, 3 तो मस्ट है, सभी बीमारी में लिखना है निदान में। अब आगे आता है स्वेब कल्चर। अब जो डिस्चार्ज होता है ना, मवाद के रूप में जो डिस्चार्ज होगा उसका स्वेब कल्चर टेस्ट किया जाता है। ब्लड का टेस्ट किया जाता है इन्फेक्शन पता करने के लिए। मूत्र मार्ग, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, रूटीन हो या कल्चर हो, इसका टेस्ट किया जाता है, पता किया जाता है, समझ गए। सीरम एमिनो, समझ गए, एमिनो एसिड जांच किया जाता है। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है उसका टेस्ट किया जाता है, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में तभी प्रवेश करता है जब आपके इम्यूनिटी में सेंध मारता है, गड़बड़ी होता है, समझ गए। और VDRL का जांच भी कराते हैं, समझ गए। तो इस चीज़ को जो है आपको याद रखना है, ओके। आगे हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया, सब जांच आपको लिखना है निदान में। अब आता है जटिलता। जटिलता समझना है। मान गया किसी को गोनेरिया हुआ लेकिन वह जो है उतना इसके प्रति रिस्पॉन्स नहीं लिया, छोड़ दिया, ऐसे ही इधर उधर से दवाई खाया, लेकिन वो दवा, ये बीमारी बढ़ते बढ़ते क्या आगे जटिलता होगा तो दूसरा कोई संक्रमण हो सकता है इससे। जैसे गले में फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, जो कि आपके मैंने पहले ही बताया कि यह गले को भी प्रभावित करता है, समझ गए।
तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जटिलता में आपके यह नीचे से लेकर गले तक पहुँच जाएगा, समझ गए। उसके बाद गोनोकोकल सेप्टेसेमिया हो जाएगा। ओके, पॉलीअर्थ्रेजिया मतलब जो आपका अर्थ हड्डी है वह बहुत सारे जोड़ों में जो है पहुंच जाएगा, यह प्रॉब्लम, समझ गए। इनफर्टिलिटी बांझपन जो होता है वो चीज़ें भी हो सकता है। ज्वाइंट डिस्ट्रक्शन जो आपका हड्डी का जो ज्वाइंट है उसमें समस्या आ जाएगा, समझ गए। और गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस यानी इसके कारण आपके आँख में जो कंजक्टिवा होता है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एसटीडी रोग, सेक्सुअल रोग जो है सिर्फ आपको जो है जननांग को ही प्रभावित करता है और सारे ऑर्गेन को भी प्रभावित करेगा, समझ गए। तो गोनोरिया के बारे में समझ गए, यह हड्डी को भी प्रभावित करेगा, बांझपन भी बना सकता है, समझ गए। यह ज्वाइंट को भी प्रभावित करता है, आँख को भी प्रभावित करता है, गले में भी प्रभावित करता है। तो गोनोरिया रोग बहुत ही खतरनाक होता है, समझ लीजिए। अगर उपचार की बात किया जाए कि इसमें क्या क्या उपचार संभव है तो चलिए देखते हैं। गोनोरिया के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक कोई भी बीमारी होता है तो उसमें जो है एंटीबायोटिक चलना एकदम मस्ट होता है क्योंकि संक्रमण को एंटीबायोटिक ही काटता है, समझ गए। जैसे सेफ्ट्रियाजोन, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सेफेक्जिम, ये सब कुछ एंटीबायोटिक है जो आपको क्या होते हैं, जैसे पेनिसिलिन में एमोक्सिसिलिन होता है, समझिए ना। चलिए, तो सेफ्ट्रियाजोन, सेफेक्जिम, सिप्रोफ्लोक्सासिन, पेनिसिलिन ये सब एंटीबायोटिक ग्रुप का दवा होता है, समझ गए, जो आपको इन्फेक्शन को काटता है, समझ गए। किसी भी अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है तो वहाँ भी टेस्ट किया जाता है, समझ गए, वहाँ भी ये सब दवा चलता है। तो ये सब याद रखना है। ओके, दूसरा है, अगर मान गए बच्चा है, नवजात शिशु है और उसमें अगर गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो रखा है, मतलब उसके आँख में यह इन्फेक्शन हो गया है गोनोरिया वाला, तो फिर उसके लिए उसके उपचार के लिए 1% सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे या फिर एरिथ्रोमाइसिन आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। अगर किसी बच्चे को जो अभी अभी जन्म लिया है और उसको यह गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया हो रखा है तो उसको इरिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप होता है यह दिया जाता है, समझ गए। अगर पेशेंट के बुखार लग रहा है तो एंटीपायरेटिक्स भी देते हैं। अगर दर्द हो रहा है हड्डी वगैरह में तो एनाल्जेसिक देते हैं, समझ गए। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो फिर एप्वाइड एनाल्जेसिक देते हैं, समझ गए, जो तीव्र दर्द में दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें याद रखना है, समझ गए। चलिए, ये चीज़ हो गया। अब इस बीमारी को इलाज तो जान गए, अब हम जानेंगे कि रोकथाम इसका कैसे करेंगे, बीमारी को रोकथाम कैसे किया जाए, क्योंकि रोकथाम प्रिवेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, समुदाय में गोनोरिया देख लीजिए, समुदाय में गोनोरिया के लक्षणों का प्रचार प्रसार करना एवं रोगियों को अस्पताल आने के लिए प्रोत्साहित करना, समझ गए। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम ये होता है कि कोई भी अगर गोनोरिया के रोगी है, अगर लक्षण दिखे, लक्षण में क्या चीज़, जैसे ज्वाइंट में पेन हो, जीनेटियल ऑर्गेन से डिस्चार्ज हो, समझ गए, खुजली हो, गुप्तांग पर जो है इचिंग हो, तो ये सब गोनोरिया के लक्षण हो सकते हैं। तो वैसे मरीजों को क्या करना चाहिए, अस्पताल तक ले जाने के लिए प्रोत्साहित करें। समुदाय में गोनोरिया के बारे में जागरूकता अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि गोनोरिया क्या है, इससे क्या क्या हो सकता है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध निरोध या कंडोम बगैर पहचान पूछे वितरित किया जाना चाहिए। अब जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जो निरोध होता है, कंडोम होता है, उसके लिए आप किसी का पहचान कि हाँ आप कहाँ से आए हैं, क्या है, नहीं है, ये पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट वितरित करें, समझ गए। क्योंकि बहुत लोग डर से भी नहीं लेते हैं कि हमसे कहीं आता पता पहचान तो नहीं पूछेगा, फिर इज्जत खराब हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सब एक नॉर्मल है। संक्रमित रोगियों को देखभाल करने से पूर्व एवं पश्चात अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। और मान गए आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है और अगर आप गोनोरिया वाले पेशेंट को देख रेख कर रहे हैं तो उससे पहले आप खुद को जो है सिक्योर कर लें कि आप में कोई संक्रमण ना आए उससे, समझ गए। रोगी एवं उसके संबंधियों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वच्छता से भी बहुत ज़्यादा होता है। रोगी को एसटीडीएस के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। अब यह सेक्सुअल रोग होता क्या है इसके बारे में आप रोगी को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देंगे, समझ गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मैंने बता दिया कि क्या क्या स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, समझ गए। तो यहाँ पे उपचार भी बता दिए, स्वास्थ्य शिक्षा भी बता दिए। अब नर्सिंग मैनेजमेंट की बात है तो आप खुद से लिखिएगा, समझ गए। नर्स के बाद नर्स क्या क्या करेगी इसमें, वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। ओके, आगे का प्रश्न है हमारा, आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये है सिफिलिस। अब मैं बता दूं आज मेरा एसटीडी रोग का यह लास्ट वीडियो है, समझ गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे 9th नंबर का वीडियो यूनिट में, समझ गए। तो सिफिलिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सिफिलिस भी एक यौन रोग ही है, समझ गए, एक एसटीडी रोग ही है सिफिलिस। तो चलिए सिफिलिस के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, चलिए आज हम बताते हैं अच्छे से।
देखिए, सिफिलिस गोनोरिया तो आप लोग समझ गए कि जेनिटल ऑर्गन को प्रभावित करता है, लेकिन जो सिफिलिस होता है ना, सिफिलिस ये बेचारा बड़ी खतरनाक होता है। यह अलग अलग चरण में अपना लक्षण दिखाता है, समझ गए। सिफिलिस जो है गोनोरिया से भी खतरनाक होता है। सिफिलिस यौन संक्रामक रोग है, यह भी यौन रोग है, वह भी यौन रोग था। यह ट्रेपोनोमा पेलिडम के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। माय डियर, आपसे एग्जाम में पूछेगा, बैक्टीरिया के नाम दे देगा, जीवाणु का कहेगा इससे होने वाला बीमारी के नाम बताओ, या फिर बीमारी के नाम दे देगा, कहेगा इसके बैक्टीरिया के नाम बताओ। तो सब में ये इम्पोर्टेंट है, पूछ देगा सिफिलिस किसके कारण होता है, कि जीवाणु के कारण, तो ट्रिपेनोमा पेलिडम के कारण, याद रखिएगा। ओके। इस रोग की शुरुआत म्यूकस मेम्ब्रेन में संक्रमण से होता है। ये जो रोग होता है सिफिलिस, यह म्यूकस मेम्ब्रेन, समझ गए, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है क्या होता है, शुरू होता है, और यह आपके लसिका तंत्र और रक्त में भी फैल जाता है। यही कारण होता है कि रक्त में फैलता है और लिम्फ को प्रभावित करता है, लसिका तंत्र को। यही कारण है कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर कर देता है और आपके बॉडी पर रेसेज होने लगते हैं, दाने दाने चकत्ते होने लगते हैं पैर तलवे में, शरीर में, और धीरे धीरे यह बढ़ते जाता है। आपके गुप्तांग पर जो है घाव हो जाता है, दाना बन जाएगा, समझ गए, खुजलाहट होगा, बहुत परेशानी इसमें होता है पेशेंट को। तो ये सिफिलिस होता है, समझ गए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसका रोग कारक और प्रसार की बात किया जाए, पैथोजन मतलब होता है रोग कारक, मतलब कौन सा ऐसा जीव है जो इस रोग को उत्पन्न करता है, रोग का कारण बनता है। तो रोग का जो कारण होता है ऊपर बता दिए हैं, ट्रेपेनोमा पेलिडम होता है। ओके। इसका जो फैलने का जो मुख्य रूप से होता है वह यौन असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है, परंतु यह गर्भावस्था के दौरान माँ से शिशु में भी प्रभावित हो जाता है। और माँ से शिशु में क्यों जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माँ से ही बच्चे को सब चीज़ मिलता है जब तक गर्भ में बच्चा रहता है। तो यह माँ से शिशु में भी प्रसारित होता है गर्भ में, समझ गए। और ऐसे यह अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। ओके। अब इसकी बात किया जाए उद्भवन अवधि, तो इसका उद्भवन अवधि 1 से 3 सप्ताह होता है, समझ गए। 1 से 3 सप्ताह में इसका लक्षण दिख जाएंगे आपको, किसका, सिफिलिस का। ओके। अब यहाँ पे जितना अभी तक ऊपर पढ़ाए हैं सबका इंग्लिश यहाँ पे हमने दे रखा है, तो आप जो भी लोग हैं इंग्लिश इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। ओके। अब हम लोग जान गए कि होता क्या है सिफिलिस। देखिए, सिफिलिस भी एक यौन रोग ही है, समझ गए। बाकी सिफिलिस में होता क्या है, क्या लक्षण दिखते हैं, तो आगे मैं बता ही दूंगा, लेकिन जानिए कि सिफिलिस ब्लड, लिम्फ, लसिका तंत्र सबको प्रभावित करता है, समझ गए। और यह म्यूकस मेम्ब्रेन से शुरू होता है, यह म्यूकोसा से शुरू होता है। ओके। लक्षण की बात किया जाए तो इसमें निम्न लक्षण अलग अलग चरण में, अलग अलग अवस्था में जो है आपको देखने को मिलेगा इसका लक्षण। ओके। चलिए हम आपको लक्षण दिखाते हैं। पहला है प्राइमरी सिफिलिस, पहला है प्राथमिक अवस्था। प्राथमिक अवस्था या प्राथमिक चरण में क्या होता है कि जननांग पर एक या अधिक तरल पदार्थ भरे घाव निकलते हैं। अब इसमें होता यह है कि जो आपके अगर फीमेल है तो आप अपने जननांग को जानते हैं, मेल है तो उसका भी जननांग क्या है आपको पता है। तो उस जननांग पर क्या होता है कि फोड़ा बनता है, जिसको हम लोग गांव के देहात के भाषा में कहते हैं फोला फुंसी बनना, जिसमें पानी टाइप से भरा हुआ रहता है, तो वही फोला फुंसी वही होता है। तो वही कह रहा है कि वैसे ही घाव आपके निकलेंगे जननांग पर। यह लेसन जो है, घाव जो है, यह गुद्दा पर होगा, गुद्दा समझ रहे हैं ना, मलद्वार, उंगली पर भी आपके हो सकते हैं, आपके होठ पर भी हो सकते हैं, यह ब्रेस्ट जो निपल होता है उस पर भी हो सकता है। तो यहाँ यहाँ यह सारा जो है लेसन निकल सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं, बड़ी दर्दनाक होता है। यह चांसेज है कि 3 से 6 सप्ताह में हट जाते हैं एवं उभरे हुए स्थानों के रूप में बदल जाते हैं। अब यह धीरे धीरे मान गए, प्राथमिक में होता यह है कि अभी लेसन बनेगा पानी वाला, समझ गए, तरल वाला। अब यह धीरे धीरे होता यह है कि यह जो है आपके उभरे हुए स्थान, मतलब वहाँ पे एक सूजन के रूप में उभर जाएगा, समझ गए। तो यह जो है आपके प्राथमिक प्राइमरी में होता है। ओके। कभी कभी रीजनल, ठीक है ना, लिम्फेडेनोपैथी भी हो सकती है। भाई लिम्फनो देख लीजिए, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फेडेनोपैथी का मतलब होता है कि जो लिम्फ होता है ना उसमें आपके क्या होते हैं, गांठ टाइप के हो जाएंगे, समझ गए। जहाँ जहाँ लिम्फ पाया जाएगा आपका लसिका का, वहाँ वहाँ यह जो है उस जगह पर आपके एक सूजन टाइप से हो सकता है, क्योंकि यह लसिका को भी प्रभावित करता है, समझ गए। तो फर्स्ट में कुछ नहीं है, बस घाव बनेगा, लेसन बनेगा, कहाँ कहाँ बनेगा मैंने बता दिया। और यह जो है लिम्फेडेनोपैथी भी हो सकता है प्राइमरी में ही। अब हम लोग चलते हैं द्वितीयक अवस्था में, सेकेंड चरण में। सेकेंड चरण में
होता यह है कि इसमें सेकेंडरी सिफिलिस लेशन बनते हैं, यहाँ भी लेशन यानी घाव बनते हैं, समझ गए। इसमें गुलाबी या भूरे सफ़ेद लेशन विकास होता है। अब वहाँ पे जो तरल सफ़ेद वाला जो हम लोग देखे हैं कि लेशन बनेगा, अब यहाँ पे ये लेशन का रंग बदलेगा, गुलाबी या भूरे सफ़ेद कलर का यह लेशन बनने लगता है, समझ गए। लेशन मतलब आप नहीं जानते हैं, फोला फफोसा क्या होता है, जिसमें एक घाव सा फोला निकलेगा, उसमें पानी भरा रहता है, तो उसी टाइप के यह निकलता है यहाँ भी सिफिलिस में भी, समझ गए। पेशेंट को सिर दर्द हेडेक शुरू होने लगता है सेकेंड स्टेज में, भूख नहीं लगता है, कमजोरी होता है, बाल झड़ता है। अब ये देखिए, व्यक्ति को भूख नहीं लगेगा, खाना नहीं खाएगा तो कमजोरी होगा ही, और यहाँ पे बाल भी एलोपेशिया होने लगता है पेशेंट के अंदर द्वितीयक में। तो द्वितीय में क्या होता है, सेकेंडरी लेशन बनता है, लेशन का रंग भूरे सफ़ेद गुलाबी हो जाता है। उसके बाद हेडेक, भूख न लगना, वीकनेस और एलोपेशिया, बाल झड़ना होने लगता है। ये सब लक्षण है सिफिलिस में, सब लक्षण बाल झड़ना, समझ गए, सब दिखता है। तीसरा स्टेज है लैटेंट सिफिलिस, मतलब गुप्त सिफिलिस। तीसरा जो चरण होता है वहाँ पे गुप्त सिफिलिस के अवस्था होता है, जहाँ पे हो सकता है कुछ लक्षण गुप्त तरीके से दिखे। इसमें प्रायः लक्षण उत्पन्न नहीं होते हैं, वही है, जब गुप्त है तो लक्षण दिखेगा ही नहीं। कभी कभी सेकेंडरी सिफिलिस लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा में जो होता है गुप्त सिफिलिस होता है, जिसमें कोई लक्षण आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा हो जाएगा कि इस तीसरे वाले में जो है आपके सेकेंडरी सिफिलिस भी रहता है, मतलब सेकेंडरी जो द्वितीयक वाला लक्षण देखे ना, वो वाला यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कभी कभी, समझ गए। लेकिन तीसरा जब गुप्त सिफिलिस रहता है किसी को, तो उसमें कोई लक्षण नहीं दिखता है, समझ गए। चौथा है दीर्घ सिफिलिस अवस्था में लेट सिफिलिस, समझ गए। यह सिफिलिस की अंतिम अवस्था है, परंतु इस अवस्था में यह संक्रामक नहीं होती है। इसमें निम्न लक्षण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे त्वचा पर क्रॉनिक सुपरफिशियल नोडुल या ग्रेनुलोमेटस लेशन उत्पन्न होते हैं। एस्प्लेनोमेगली हो सकता है, समझ गए, स्प्लीन बढ़े हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, पेट में दर्द, एपिगेस्ट्रिक पेन हो सकता है। तो माय डियर, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि चौथा जो होता है, चौथा जो अवस्था है यह अंतिम अवस्था होता है। इस अवस्था में कोई संक्रामक नहीं होता है, समझ गए। इसमें कोई संक्रामक नहीं रहता है, लेकिन लक्षण कुछ दिखते हैं, जैसे लक्षण यहाँ पे मैंने बताया, ये सारा के सारा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो लक्षण आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, उसके बाद थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज। ए फोर ऊपर के पहला दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीसरा तो गुप्त है, इसमें कोई लक्षण दिखता ही नहीं है, कभी कभी वो सेकेंडरी लेशन बन जाता है, ओके। चौथा है ये, इसमें कोई संक्रामक होता नहीं है, बस कुछ लक्षण दिखते हैं जो कि यहाँ पे मैंने बता दिया, समझ गए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब टोटल जो भी ऊपर देखें लक्षण सबका इंग्लिश यहाँ पे दे रखे हैं, तो जो भी मेरे डियर है आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से आराम से इंग्लिश में अपना तैयारी कर सकते हो, अगर हिंदी में अच्छे से समझ लिए हैं तो, समझ गए। रही बात निदान की, तो इसमें कौन कौन सा निदान संभव है, तो हम जानते हैं कोई भी बीमारी हो, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन होगा ही होगा, समझ गए। डार्क फील्ड एग्जामिनेशन, जहाँ जहाँ आपके बॉडी पर डार्क दिख रहा है उस क्षेत्र का एग्जामिनेशन किया जाएगा। आपके बॉडी से फ्लूइड निकाल कर टेस्ट किया जाएगा, तरल निकाल कर, जैसे CASF निकाला जा सकता है, ऑकुलर फ्लूइड निकाला जा सकता है, और यह निकाल कर जाँच करवाया जा सकता है CASF का, समझ गए। एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, आपके बॉडी में एंटीबॉडी कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब है, शोषण है, इसका टेस्ट किया जाता है। तो ये सब जो है, उसके बाद एक टेस्ट VDRL का भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं, जो कि यौन रोग के जांच के लिए इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। तो VDRL यहाँ भी आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए, VDRL का भी टेस्ट, ओके। तो ये सब हो गया निदान। अब हम लोग चलेंगे इसके जटिलता में, कि अगर कोई पेशेंट हल्के में लेता है, नहीं दिखाता है, तो क्या प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे जटिलता में वही ऊपर जो आप जटिलता देखे हैं कि जो जो हड्डी वाला अंग है उसमें डिस्ट्रक्शन आएगा, समस्या आएगा। कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस, ये सिफिलिस आपको हृदय को भी अटैक कर सकता है, समझ गए। यह आपके संक्रमण मेनिंजाइटिस को भी, ब्रेन में भी लेयर को प्रभावित करेगा, नर्वस सिस्टम को आपको डैमेज कर देगा, और यह डेथ भी कर देता है पेशेंट में। तो सिफिलिस इसी कारण से यह जो है खतरनाक होता है, क्योंकि यह नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, समझ गए, और यह हार्ट पर भी अटैक करता है और डेथ भी करवा सकता है। तो यही आपका सिफिलिस का जटिलता है। देखिए 5 बीमारी का नाम दे देगा, कहेगा कि 3-3 जटिलता बताओ, तो जटिलता आपको इम्पोर्टेंट है, अलग से भी पूछ लेगा, तो जटिलता ध्यान में रखिए कि इसमें क्या क्या जटिलता होंगे। और जटिलता बड़ी आसान होता है, कुछ ज़्यादा भारी नहीं है। रही बात इसके ट्रीटमेंट का, क्या क्या ट्रीटमेंट संभव है, तो माय डियर, प्रबंध में हम लोग मेडिकल प्रबंध करते हैं, उसके बाद नर्सिंग प्रबंध करते हैं। इसमें तो सर्जरी होगा नहीं, क्योंकि संक्रमण है, समझ गए।
सिफिलिस के उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है क्योंकि यह भी एक संक्रामक रोग है। इसमें पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन मुख्य दवा है। पेनिसिलिन मुख्य दवा है मतलब एमोक्सिसिलिन, समझ गए ना, जिसके अंत में लिन रहेगा, समझिएगा पेनिसिलिन ग्रुप का है और इसमें पेनिसिलिन मुख्य होता है। ओके, याद रखिएगा। दूसरा है स्त्रियों को टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसिलिन टैबलेट दिया जाता है। अगर फीमेल में यह इन्फेक्शन होता है तो फीमेल को डॉक्सीसिलिन टैबलेट दिया जाता है या टेट्रासाइक्लिन टैबलेट दिया जाता है, जो कि यह भी एक एंटीबायोटिक ही होता है जो योनि मार्ग या मूत्र मार्ग में संक्रमण होने पर डॉक्सीसिलिन दिया जा सकता है, समझ गए। तीसरा है 1 वर्ष से अधिक पुराने सिफिलिस में पेनिसिलिन जी एवं बेंजाथिन के आईएम इंजेक्शन 3 सप्ताह तक दिए जाते हैं। अगर सिफिलिस पुराना है, 1 साल से अधिक है, तो फिर पेनिसिलिन जी और बेंजाथिन, ठीक है ना, बेंजाथिन के आईएम इंट्रामस्कुलर से इंजेक्शन 3 सप्ताह तक दिए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, चौथा यहाँ पे है रोगी के उपचार होने तक सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहने के लिए सख्त निर्देश दिए जाते हैं। अब मान गए मेल हो या फीमेल हो, किसी को भी अगर हो रखा है सिफिलिस तो उसे सेक्सुअल रिलेशन करने से बिल्कुल मना किया जाता है, बिल्कुल। ओके, आवश्यक सख्त विसंक्रमित तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए और ऐसे रोगों में हमेशा सख्त जो है विसंक्रमित टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हो गया कुछ आपका उपचार, दवाइयाँ जिसको मैंने बता दिया। और बाकी इसमें और भी अगर कोई बीमारी होगा, इसके सिम्प्टोमेटिक अगर कोई भी और चीज़ें होगा तो उसका भी दवाई चलेगा, जैसे बुखार, हड्डी दर्द, समझ गए। तो ये सब चीज़ें का हेडेक, ये सब का दवाई चलता है। सिम्प्टोमेटिक कोई भी बीमारी में दवाई चलता ही है, उसको भी हम लोग मैनेजमेंट में मेडिकल में लिखते हैं। ओके, प्रिवेंशन, अब इसका रोकथाम कैसे करेंगे। तो सिफिलिस की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। सिफिलिस के रोगियों को पता लगाकर उन्हें मुफ्त में कंडोम दे, क्योंकि यह सब के सब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड रोग है। तीसरा है यदि रोगी महिला हो तो इस रोगी के उपचार से पूर्व गर्भधारण से बचने के लिए कहना चाहिए, बिल्कुल सही है। रोगियों को 3, 6, 12 एवं 24 माह पर VDRL जांच कराने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि अगर किसी में अगर ये चीज़ें हो तो पता चल सके और उसका ट्रीटमेंट हो सके, समझ गए। तो इस प्रकार से रोकथाम है। बाकी मैंने 4 पॉइंट रोकथाम में बताया, आप और दिमाग लगा के इसको 10 पॉइंट में भी लिख सकते हो कि कैसे आप एक सेक्सुअल डिजीज को जो है क्या क्या रोकथाम कर सकते हैं, समझ गए। और यहाँ पे टोटल इंग्लिश जो भी ऊपर लिखा है इंग्लिश दे रखा है। तो जो भी मेरे डियर है आपसे मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए, PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है कुछ देर के बाद, तो पढ़िए। एग्ज़ाम आपका आप सभी स्टेट में 1-2 महीने में होने लगेंगे, तो आप लोग पढ़िए आपके मेहनत के लिए, और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, समझ गए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।